हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 10 से संबंधित। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025-26 में, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं मॉडल सेट का सेट नंबर 1। उसमें आप लोग देखे होंगे 1 से लेकर 15 तक का सवाल सॉल्व किए थे। और आज का जो वीडियो होगा वो 16 से 30 तक होगा, यानी 15 हम लोग उधर सॉल्व कर लिए हैं और आज का वीडियो में हम लोग 15 को कवर करेंगे। यानी टोटल ऑब्जेक्टिव जो सवाल होगा 30 नंबर का, यानी 30 सवाल उसको पूरा करेंगे 2 वीडियो के साथ। उसके बाद हम लोग जब अगले वीडियो को बनाएंगे तो उसमें हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो सवाल है यानी 16 नंबर में सवाल कहता है कि सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ये किसके बराबर है। साइन ए के बराबर है, कॉस ए के बराबर है, सेक ए के बराबर है या कोसेक ए के बराबर है। तो इसे हमें सॉल्व करके देखना है। उसके बाद पता चलेगा कि ये जो दिया गया सवाल है वो इन चारों में से जो ऑप्शन है उसमें ये किसके बराबर है। तो सवाल है सेक ए प्लस टेन ए। हम इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। सवाल है हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए और इधर है 1 माइनस साइन। अब आप देखें ये जो सेक है, ए को अगर हम थीटा माने तो ये सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का अगर त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि सेक थीटा जो है उसको लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा। यानी सेक ए को अब क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। ए के जगह यानी थीटा के जगह ए इस्तेमाल किया गया, प्लस है प्लस लिखेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां लिखेंगे साइन थीटा यानी साइन ए बटा कॉस ए। उसके बाद इधर है 1 माइनस साइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 माइनस साइन ए का यानी 1 का 1 रह जाता है, साइन ए का 1 बटा कोसेक होता है यानी कोसेक थीटा होता है। तो आप 1 बटा कोसेक क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पहले से साइन है और मेरे पास यहां पहले से साइन है, इसलिए हम उसे बदल नहीं रहे हैं। बदलेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम बदल नहीं रहे। यानी इसमें जितने भी टर्म हैं उन सबको एक पद में करना है, यानी एक तरह का करना है। अब देखेंगे कॉस कॉस मिला हुआ, जैसे हम लोग को पता है भिन्न जोड़ या भिन्न घटा में हर का मान अगर मिला हुआ यानी नीचे वाला अगर नंबर मिला हुआ, संख्या मिला हुआ हो तो दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। जैसे कॉस ए मिला हुआ क्या करेंगे, ए को कॉस ए लिखेंगे। उसके बाद ऊपर वाला संख्या में ऊपर वाला संख्या को ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहां है 1 और यहां है साइन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन। और इधर है हमारे पास पहले से 1 माइनस साइन। अब आप देखें ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ए है 1, बी है साइन तो साइन स्क्वायर ए हो गया और बटे में पहले से है कॉस ए। अब यहां एक का जो स्क्वायर है यानी एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब यहां साइन स्क्वायर ए को अभी साइन स्क्वायर ए रहने दो, तो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहां साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में पहले से है कॉस ए। अब आगे देखें ये जो कॉस स्क्वायर है इसका मतलब है कि कॉस 2 बार है गुना में, यानी कॉस ए इस तरह से 2 बार लिखेंगे, कॉस ए गुना कॉस ए और नीचे में बटे है कॉस ए। अब इस कॉस को इस कॉस के साथ काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस ए। अब यहां हमें देखना है कि कॉस ए किस ऑप्शन पे है। 1 नंबर में साइन है, 2 नंबर पे कॉस ए, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला यानी 17 नंबर का सवाल। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमें देखना है 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर का सवाल कहता है यदि कॉट ए बराबर 1 तो बताइए ए का क्या मान होगा। यानी हमें कौन पूछ रहा है, यहां सवाल दिया गया है कॉट ए यानी 17 नंबर में कॉट ए बराबर है 1। तो सवाल कहता है कि ए का मान क्या होगा। यहां कॉट लिखा हुआ है, कॉट लिखेंगे यानी कॉट ए। अब ये जो 1 है हम ये देखेंगे कि कॉट कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप देखेंगे कि कॉट 90 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां लिखेंगे कॉट 45। अब इस कॉट को इस कॉट के साथ काट देंगे तो हमारे पास जो बचेगा ए बराबर कितना 45 डिग्री। तो इस तरह से ए का मान कितना आया 45 डिग्री, यानी इसका जो आंसर होगा 17 नंबर का वो 45 डिग्री होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 45 कहां है। 1 में है 90, 2 में 60, 3 में 45, यानी हमारा जो है सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर का सवाल 17 हो गया है, 18 नंबर सवाल।
अब हमारे पास 18 नंबर का सवाल है, किसी खंभे और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि उन्नयन कोण का मान क्या होगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी सूर्य जहां से पड़ रहा है उसका उन्नयन कोण क्या होगा। एक इस तरह का खंभा है, अब मान लिया जाए इधर सूर्य है, तो जाहिर सी बात है इधर अगर सूर्य है तो इस खंभे का जो छाया बनेगा वो यहां से इधर बनेगा। और इसमें एक चीज और कह रहा है, जो खंभे की लंबाई है वही छाया की लंबाई है। यानी हमारे पास जो नीचे में छाया बनेगा ये, यानी ये छाया है और ये खंभा है, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। अब इसको अगर हम यहां से इस तरह से मिला देते हैं तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब यहां हम लिख देते हैं ए, यहां लिखेंगे बी और यहां लिखेंगे सी। समकोण त्रिभुज में हमें यह भी पता है कि इस जगह पे 90 डिग्री होगा, यानी कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है। अब यहां 90 डिग्री हो गया। अब आगे कहता है कि ये दोनों बराबर है, इसमें हम इस तरह का चिन्ह लगा दे रहे हैं ताकि ये बात पता चले कि ए बी और बी सी की लंबाई क्या है, बराबर। और अगर हम त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण का जो मान होगा वो भी बराबर होगा, यानी दोनों सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला जो कोण पड़ेगा, यानी इसके सामने वाला कोण ए है और इसके सामने वाला कोण सी है, तो ए और सी का भी मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जान रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से ये अकेले 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों मिला के कितना होगा, 90। और फिर आगे कहता है कि ये दोनों कोण बराबर होगा, इसका मतलब दोनों कितना डिग्री करके होगा, 45 डिग्री। अब इसको ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, जैसे ये दोनों बराबर है, इसको हम मान लेते हैं x है, ये भी x है। अब त्रिभुज में 3 कोण होता है तो तीनों कोण को जोड़ेंगे कितना होगा, 180, उसमें से b अकेले है 90, तो देखते हैं ये दोनों का मान कितना आता है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये है x प्लस ये है 90 प्लस और ये है x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर होगा। अब x को x के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 बराबर 180। आगे देखेंगे ये 2x बराबर 180, ये प्लस का 90 है, बराबर का जब उधर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा माइनस का 90। अब ये 2x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे हम x बराबर करेंगे 90 और बटे में ये 2 आ जाएगा, यानी x बराबर हमारे पास आएगा 45 डिग्री। यहां भी x समान है, यहां भी x समान है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये भी होगा 45 डिग्री और ये जो कोण है ये भी होगा 45 डिग्री। अब सवाल कर रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहां का उन्नयन कोण क्या होगा। और उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग आप लोग को बता चुके हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है जहां के बारे में कहेगा उसका उल्टा 90 डिग्री छोड़ के, यानी अगर यहां का उन्नयन कोण कहेगा तो यहां वाला कोण होगा और यहां का उन्नयन कोण कहेगा तो यहां वाला होगा। और अवनमन कोण का मतलब होता है जहां के बारे में कहेगा वही, जैसे ए का अगर अवनमन कोण कहेगा तो ए को ही देखेंगे और अगर सी का अवनमन कोण कहेगा तो सी को देखेंगे। फिलहाल अभी कह रहा है कि यहां का उन्नयन कोण क्या होगा, यहां का, तो यहां वाला होगा, तो यहां कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ऐसे तो यहां भी 45 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि यहां का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन पे, यही सवाल था, एक में 30 है, 45, 60, 90, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 45 होगा, यानी बी नंबर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है, यानी ये 18 हो गया, अब हमें 19 नंबर का सवाल देखना है। सवाल कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। इससे पहले भी शायद बताएं, और अगर नहीं बताए हैं तो आप लोग एक चीज गौर करें, इस तरह का अगर कोई त्रिभुज हो या किसी भी तरह का त्रिभुज क्यों ना हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसको याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद रखना है n-2 और गुना 180, जहां n जो होगा वो भुजाओं की संख्या हो सकता है या कोणों की संख्या, क्योंकि किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होगी उतने कोण होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं, जैसे इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं। ये ए भी एक भुजा है, बी सी भी एक भुजा, ए सी एक भुजा है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो इसमें 3 कोण भी हैं। जैसे यहाँ एक कोण है, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है। अगर किसी भी आकृति में 4 भुजाएं होती है तो उसमें भी 4 कोण होंगे, यानी जितनी भुजाएं उतने कोण, जितने कोण उतने भुजाएं। तो अब यहां ये जो भुजाएं हैं इसको n मानो या तो कोण को n मानेंगे। चलिए भुजा को n मानते हैं, इसमें 3 भुजा है, इसका मतलब n का मान 3 होगा। अब यहां n की जगह आप 3 रखें, मन ही मन में रखिए 3,
3 रखने के बाद 2 को घटा देना, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 1 को अगर 180 से गुना करेंगे तो 180 होगा। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। लेकिन हमारे पास जो सवाल है वो कुछ और है। सवाल कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोण, यानी ऐसा एक आकृति है उसमें से 4 भुजा है, 3 भुजा नहीं 4 भुजा। चलिए देखते हैं। एक हम 4 भुजा का कोई आकृति बनाएंगे। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई आकृति है 4 भुजा का, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अब इसमें देखेंगे 4 भुजा है तो 4 कोण भी है, यहां एक कोण है, यहां एक कोण है, यहां एक कोण है और यहां एक कोण। अभी बताए थे फॉर्मूला n-2 और इंटू 180, और n का मतलब भुजाओं की संख्या या n का मतलब कोणों की संख्या। इसमें अगर भुजा आप देखेंगे 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो n की जगह अगर हम 4 रखते हैं, 4 में घटाएंगे 2 तो हमारे पास बचेगा 2। अब उस 2 को गुना कर देंगे 180 के साथ। अब 18 को अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 36, और यहां 0 है इसलिए 0 बिठा देंगे। यानी अगर 4 भुजा का कोई आकृति रहेगा, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, हमें यह देखना है कि उसमें भुजाएं कितनी है या कोण कितने हैं। अगर 4 भुजा का कोई आकृति होगा तो उसका जो मान होगा, यानी चारों कोणों का मान, वो कितना डिग्री होगा? 360 होगा। तो चलिए हमारा आंसर देखते हैं। 1 नंबर में 180, 2 नंबर में यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा 360। चलिए अब आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है वो सवाल का था दशमिक संख्या 111 है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है या सभी। सबसे पहले हमें यह जानना है कि दशमिक होता क्या है। दशमिक का मतलब होता है डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर किसको कहेंगे? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी 0 से लेके 9 तक, उसी को कहते हैं डेसिमल। अब ये जो 111 है, 111 को अगर हम देखें क्या ये पूर्ण संख्या के अंदर 111 आता है, तो हमें यह भी जानना है डेसिमल के साथ साथ कि हमारा जो पूर्ण नंबर होता है वो किस तरह का होता है। पूर्ण के बारे में अगर बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। अगला है हमारे पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उन संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होगा, यानी गिनती की संख्या, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसा कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त एक चीज है कि q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 होता है तो वो परिमेय नहीं होगा। अब सवाल देखिए क्या कहता है, 111 क्या पूर्ण संख्या के अंदर आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी तक आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहाँ 3 तक लिखा हुआ है, 0 1 2 3, तो 111 कहाँ है? 3 तक लिखा हुआ नहीं है, हम लिखे हैं 3 तक। अगर आप चाहें तो 3000 तक लिख सकते हैं। इसी तरह 3 के बाद 4 5 6 इस तरह लिखते लिखते 100 तक जाएंगे। 100 के बाद 101, 102, 103, इस तरह फिर 110 आएगा, फिर 110 के बाद 111 आएगा। यानी पूर्ण संख्या में ये 111 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या हो सकता है। आगे क्या प्राकृत संख्या में 111 आएगा? इसमें 3 तक लिखा हुआ है। अगर आगे हम चाहें तो 4 5 6 इस तरह से 100, फिर 101, 102, 103, फिर 110, फिर 111 आएगा। इसका मतलब प्राकृत संख्या भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे परिमेय संख्या। क्या ये 111 जो हमारे पास है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या शर्त है? अगर किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q जो होगा वो पूर्णांक होगा, साथ ही q का मान 0 ना हो। तो अगर हम 111 को नीचे में 1 लिख देते हैं, अब 111 को अगर 1 से भाग देंगे तो 111 होगा, यानी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर वाला हो गया p, यानी अंश हो गया p, और हर क्या हो गया q। तो p/q के रूप में तो हम 111 को लिख सकते हैं। और यहां सवाल क्या कहता है कि q बराबर 0 ना हो। देखिए q बराबर क्या है? 1। इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी हो सकता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या कहता है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, तो सब हो सकता है। इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो सभी होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अब हमारे पास जो अगला सवाल है, यानी ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा 21 नंबर का सवाल। कहता किसी त्रिभुज ABC के 2 भुजा की लंबाई, यानी AB का मान 7 सेंटीमीटर, BC का मान 4 सेंटीमीटर,
तो CA का संभव मान क्या होगा, यानी CA का मान हमसे पूछा जा रहा है। यहां त्रिभुज के बारे में नहीं कह रहा है कि त्रिभुज किस तरह का है, समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, या किस प्रकार का त्रिभुज है। ऐसे हम एक नॉर्मल त्रिभुज बनाते हैं, वो किसी भी तरह का त्रिभुज हो सकता है, ABC नाम दे। अब आगे सवाल में कहता है कि इसमें से AB का जो मान होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, यानी यहां से यहां तक का जो मान होगा वो 7 सेंटीमीटर। आगे कहता है BC का मान 4 सेंटीमीटर, ये है BC, तो ये हो गया BC का मान 4 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि AC का मान या CA का मान क्या होगा। तो त्रिभुज का नियम है, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा दिए हुए हो और अगर तीसरा भुजा निकालने के लिए कहेगा, तो याद रखें कि इन दोनों के योग के उससे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, जो तीसरी भुजा होगी उससे ये दोनों बड़ा होगा, तीसरी भुजा छोटी होगी। यानी इन दोनों को आप जोड़िए, 7 और अगर 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। 11 बड़ा होगा किससे, AC से, यानी AC छोटा हो जाएगा किससे, 11 से। फिर से ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है, 7 और 4 11 हो गया। अब यहां का जो मान होगा, चाहे वो कुछ भी मान हो, लेकिन हमेशा 11 से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम लोग को ऑप्शन पे देखना है। हमारे पास पहला ऑप्शन है 6, यानी क्या 6 हो सकता है, तो क्या 11 से 6 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इसका मतलब हो सकता है। 8 भी हो सकता है, 12 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा, यानी 7 और 4 जोड़ने के बाद जो 11 आ रहा है, इस 11 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, यानी उससे जितना भी होगा छोटा होगा। यानी 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 तो बिल्कुल भी एकदम कतई नहीं हो सकता है। अगला है ऑप्शन A और B, यानी A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, यानी 6 और 8 दोनों हो सकता है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी जो सही ऑप्शन है वो D है, यानी दोनों हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। इस पर एक बार फिर से गौर करिए, इन दोनों को जोड़ना है, 7 और 4 11 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा के बारे में अगर कहा जाए, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है, तीसरी भुजा उससे छोटी होगी, यानी यहां वाला का जो मान होगा इन दोनों के योग से छोटा होगा। तो यहां 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी जितना भी होगा 11 से कम होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो अगला सवाल है, यानी ये भी हम लोग कर चुके हैं। अब 22 नंबर का सवाल, एक पासे को उछालने पर, या थोड़ा मिट गया है, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। एक पासे को कह रहा है उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। इसको आप देखे हैं प्रायिकता चैप्टर में, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। अब ये E के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, संभव परिणामों की कुल संख्या क्या है। E के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जिसके बारे में कहा जाए उसको कहते हैं E के अनुकूल परिणामों की संख्या, और संभव यानी उसमें से जो जो संभव हैं उनको कहेंगे संभव परिणामों की कुल संख्या। अब किसी पासे को अगर हम उछालेंगे, पासा करा, पैसा नहीं, पैसा नहीं करा, पासा करा। पासा का मतलब आप लोग देखे होंगे लूडो में, जो लूडो का पासा होता है इस तरह का, उसमें आप लोग देखे होंगे 6 सतह बने हुए होते हैं, इस तरह का आप लोग देखे होंगे, उसमें 6 सतह बने हुए होते हैं, और उसमें 1 से 6 तक लिखा भी रहता है। या अगर एक जिसमें लिखा हुआ रहेगा उसमें 1 बिंदु रहता है, 2 वाला में 2 बिंदु रहता है, 3 वाला में 3 बिंदु रहता है, 4 वाला में 4 बिंदु रहता है, 5 वाला में 5 और 6 वाला में 6 बिंदु रहता है। इसका मतलब हम समझेंगे कि वो 6 है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उसमें 1 से 6 तक संख्या समझिए लिखा हुआ रहता है। तो उसमें जो पासा में संभव परिणामों की कुल संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 6 होगा। क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, यानी टोटल जो संभव परिणामों की कुल संख्या होगी वो क्या होगा, 6 होगा। अब 6 आया कैसे, आप लोग को लग रहा है कि सब कुछ जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार उसको गिन के यहाँ लिखे हैं 6। तो यहां हो गया हमारे पास संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया, 6, यानी P बराबर E के अनुकूल, यानी E के अनुकूल, और नीचे में लिखेंगे संभव परिणामों की कुल संख्या। अब देखिए E के अनुकूल क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब बताइए ये जो संभव परिणामों की कुल संख्या है इसमें सम संख्या कितना है, ये तो संभव परिणामों की कुल संख्या हो गई, यानी नीचे में क्या लिखेंगे, कुल, यानी 6 लिख दिए। अब सम के बारे में कह रहा है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है,
6 सम संख्या है, तो इसके अंदर कितने सम संख्या है? 1 2 3 गो है, इसलिए ऊपर में लिखेंगे 3। तो P बराबर 3/6 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1/2 होगा। अब चलिए देखते हैं 1/2 कहां है। एक नंबर में 1 है, बी नंबर में 1/2, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो 1/2 होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यानी ये भी हो गया है। 23 नंबर का सवाल कहता है निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता में निश्चित और अनिश्चित भी पूछा जाता है, तो निश्चित आने की प्रायिकता 1 होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा जो इसका यानी सही ऑप्शन होगा 1 होगा, यानी सी में 1/4 लिखा हुआ है और डी नंबर ऑप्शन मिट गया है 1, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। तो इस तरह से आप लोग 16 से 30 तक देख सकते हैं, जबकि इसमें हम अभी तक कहां तक सॉल्व किए हैं? 23 तक। और अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें से जैसे जैसे बताए हैं उसमें आप लोग को ये एक चीज ध्यान देना है कि कम से कम टाइम में हमें आंसर कैसे पता करना है। यहां तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में समझाना नहीं है किसी को, तो चाहे कि कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। और उसके बाद उसमें OMR सीट जो होगा उसमें सिर्फ टिक लगानी है, घेरा लगाना है। उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, सब्जेक्टिव तो रहेगा नहीं, जो लिख के हमें दिखाना है। तो कैसे करें जो कम से कम टाइम में सॉल्व करें। तो अगले वीडियो की ओर यानी अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर। एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणज आने की प्रायिकता क्या है? यानी किसी पासे को अगर उछालेंगे तो पासे में 6 सतह होते हैं, उसमें 1 से 6 तक संख्या में लिखा हुआ रहता है, यानी संभव परिणामों की कुल संख्या जो होगी वो 1 2 3 4 5 और 6। तो संभव परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया? 6। तो नीचे में लिखना है 6। अब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो कह रहा है 3 के गुणक या 3 के गुणज भी कर सकता है। अब इसमें आप गौर करके देखिए, इन सब में यानी इन 6 में से कौन कौन ऐसा संख्या है जो 3 के गुणज में है, यानी 3 से भाग लग रहा है। ये नहीं, ये नहीं, ये एगो, ये 3 एकम 3 और एगो ये, इसका मतलब एगो ये है और एगो ये है, तो क्या हो गया? 2। ऊपर में लिखेंगे 2। अब इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, हमारा जो आंसर होगा वो 1/3 होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 1/3। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर का सवाल कहता है यदि x + 3 3x और ये कोमा है 4x + 2 AP में है तो x का मान बताइए। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक सवाल इस तरह का है 2 4 6, जैसे इसमें 3 टर्म है 1 2 3, उसी तरह हम लिखे हैं 1 2 3। अब इन दोनों में यानी ये अगर कोई सीरीज है, सूची है, और इसमें अगर कहेगा कि ये एपी में है, अब चेक करके भी देख सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 2 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 2, तो दोनों में बराबर अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। अब एपी में जब है इसका मतलब इसमें से इसको यानी 4 में से अगर 2 को घटाएंगे और 6 में से 4 को घटाएंगे तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम अगर 3x में x + 3 को घटाएं और 4x + 2 में से अगर 3x को घटाएं तो क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी ये है 3x, तो 3x में घटाएंगे, किसको घटाना है? x + 3 को, तो x + 3 को घटाएंगे, ये बराबर होगा किसका? तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये है 4x + 2 और घटाएंगे किसको? 3x को, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहां एक चीज आप लोग याद रखें, यहां ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट नहीं देके और यहां माइनस अगर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता सिर्फ माइनस, यानी x को घटा रहे हैं, और ब्रैकेट का मतलब ये x + 3 यानी दोनों को घटा रहे हैं। अब इसी को सिर्फ हम सॉल्व कर देंगे तो x का कुछ मान हमारे पास आएगा, जैसे ये है 3x माइनस, ये एक बार इसके साथ गुना होगा तो x होगा, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो -3 हो जाएगा, और बराबर इधर है 4x + 2 - 3x। अब देखें 3x में एगो x को घटा देंगे तो 2x बचेगा, यहां लिख दिए 2x, ये -3 रहेगा। अब बराबर का उधर 4x में 3 गो x को घटा दिए तो कितना बच गया? एगो x, यानी x और +2। अब क्या करेंगे? एक जात वाले नंबर को एक साइड लाएंगे, यानी एक तरह का जो है उसको एक साइड और एक तरह वाला संख्या को एक साइड, जैसे इसमें x है यहां भी x है, इन दोनों को बराबर का इधर, और नॉर्मल जो संख्या दोनों को बराबर का उधर कर देंगे।
ये है 2x से लिख दी, इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस का x हो गया, और ये पहले से 2 है, अब ये जो माइनस का 3 है उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2 गो x में अगर 1 गो x को घटा देंगे, एक x बचेगा और एक x को कहते हैं x। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 5, यानी हमारे पास 5 सही आंसर होगा। यानी अब देखेंगे इसमें 5 कहाँ है, तो बी नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए अब आगे अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, यानी ये हो गया 25। अब 26 नंबर का सवाल, यदि 5, 6, 8, 9 x और 13, उसके बाद कह रहा माध्य, यानी इन सब का माध्य 10 हो, तो बताइए x का क्या मान होगा। माध्य का एक फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य बराबर यानी प्रेक्षण, यानी जितना भी उसमें नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ेंगे और कितना बार है उससे भाग दे देंगे। अब यहां देखिए 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, x है, तो सबको जोड़ेंगे कहां तक, 13 तक, और माध्य दिया हुआ 10, तो हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, तो सबको जोड़िए। लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 8, 5 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 9 है, फिर प्लस x है, उसके बाद और एक 13 है, प्लस 13। इन सब को जोड़ेंगे और भाग कितना से देंगे, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे। अब ये माध्य का मान 10 दिया हुआ, यानी माध्य के जगह अगर हम 10 रख दें, अब सबको ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे, 5 और 6 11, 11 और 8 हो गया, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 13 को हम जोड़ देंगे, तो 28 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11 41, यानी सबको जोड़ने पर 41 और ये x रह जाएगा, यानी x प्लस कितना हो गया 41, और बटा में कितना है 6। अब नीचे में हम 1 दे देंगे, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसी को आगे हम सॉल्व कर देंगे। अब ये x प्लस जो 41 है वो एक के साथ गुना है, यानी क्रॉस गुना होगा, बराबर का जब यहाँ चिन्ह रहेगा तो क्रॉस गुना होता है, ये इसके साथ, तो x प्लस 41 रहेगा और ये इसके साथ गुना होकर कितना हो जाएगा 60। जैसे हम x बराबर करेंगे, ये 60 का 60 रहेगा और ये माइनस का 41 हो जाएगा। अब 60 में अगर हम 41 को घटा दें तो कितना आएगा 19, तो हमारा जो आंसर होगा x का मान वो कितना होगा 19 होगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास है, यानी 26 हो गया 27, 2 4 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक बताइए। बहुलक का सीधा सीधा अर्थ है किसी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को बहुलक कहेंगे। यानी इसमें कुछ हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। तो आप देखें इसमें 2 2, यानी यहां एक बार, 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 यानी सबसे अधिक बार कौन आया है तो 2 आया। यानी ये जो आंकड़ा है इसमें सबसे अधिक बार अगर कोई आया है तो वो 2 आया है, इसलिए हमारा जो बहुलक होगा वो कितना होगा 2। तो इस तरह से इसका आंसर 2 होगा। आगे हम लोग देखेंगे 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर का सवाल कहता है 8 7 12 15 10 19 11 की माध्यिका या माध्यिका क्या है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए या माध्यक ज्ञात करने के लिए जो दिया गया आंकड़ा होगा उसे अवरोही या आरोही दोनों में से किसी एक क्रम में लिखने के बाद जो बीच में नंबर होगा उसी को कहते हैं माध्यिका। जैसे हमारे पास जो सवाल है उसको एक बार हम यहां लिख देते हैं। 8 है, 7 12, उसके बाद 15 10 9 और 11। अब इसे हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अगर हम इनको इन संख्याओं को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहें तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखेंगे कौन है, तो आप देख पा रहे हैं 7 है, 7 लिखेंगे, उसके बाद 8, उसके बाद 9 लिखेंगे, 10 होता है 10 है खेल, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है। अब एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, यानी कोई भी संख्या छूटा नहीं। यहां से भी एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब हमें यह कह रहा है कि माध्यिका क्या है, यानी माध्यक क्या है, बीच में कौन संख्या है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 7 बार में से इधर 3 को संख्या हटा देंगे और उधर भी 3 को संख्या हटा देंगे, तो बीच में कौन आएगा 10। तो हमारा जो माध्यिका होगा वो क्या होगा 10 होगा। तो हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा 10। अब यहां देखें 1 नंबर में 10 है, इसका मतलब 1 नंबर का सही है। आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर का सवाल। यदि दो विवृतों के
केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। पहले सवाल को समझिए, सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है दो विरित है, मान लिया जाए ये एक विरित है, ये भी एक विरित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों विरित को आप एक जगह क्यों नहीं बनाए, यानी सटा क्यों नहीं दिए हैं। अब आगे अब यहां सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सवाल कहता है यदि दो विरितों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक होता है, यानी इन दोनों का अगर हम मिला देंगे इस तरह से, अगर सटा देंगे इस तरह से, अब यहां से यहां तक को त्रिज्या कहेंगे, फिर यहां से यहां तक को त्रिज्या कहेंगे, तो आप बताइए ये पूरा दोनों यानी यहां से यहां तक जितना दूर होगा उतने दूर इन दोनों के त्रिज्या के बराबर होगा। और यहां कह रहा है कि दोनों के केंद्र की जो दूरी है, दोनों के जो त्रिज्या है उन दोनों के योग से केंद्र की दूरी ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा दूर में बनाएं। आप चाहें तो एक विरित को छोटा बड़ा भी लिख सकते हैं। चलिए मान लिया जाए एक को हम थोड़ा बड़ा लिख दें, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। अब सवाल कहता है कि इन दोनों के बीच मान लिया जाए ये यहां से यहां तक R, चलिए इसको पहले लिखते हैं, ये R1 है और ये R2 है, यानी पहले विरित की त्रिज्या R1 और दूसरे विरित की त्रिज्या क्या है R2। अब कह रहा है ये दोनों का आपस में मिला दी। अब इसका नाम दिए A और इसका नाम दिए B। सवाल कहता है कि AB की जो दूरी होगी वो बड़ा होगा किससे, कह रहा R1 की त्रिज्या और R2 की त्रिज्या दोनों को जोड़ने के बाद भी, यानी R1 प्लस R2, इसलिए दोनों विरित को एक दूसरे से सटा के नहीं लिखे। अब आगे कहता है कि इन दोनों विरित में अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, और एक चीज बता दे रहे हैं, ये जो त्रिज्या लिखे हैं यहाँ, ये त्रिज्या हम इसमें भी लिख सकते थे, ये दोनों लंबाई में बराबर होगा, जैसे यहाँ है उसी तरह यहाँ होगा। अब कह रहा है इन दोनों में अगर देखा जाए तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में स्पर्श होना चाहिए। अब एक चीज गौर करिए, इसमें सटा के यहां खींच लीजिए, इसके साथ भी स्पर्श कर रहा है, ये वाला रेखा इसके साथ भी कर रहा है, यानी ये जो रेखा है इसमें भी स्पर्श है, इसमें भी स्पर्श है, इसका मतलब ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। और एक इसी तरह अगर हम चाहें तो नीचे में भी खींच सकते हैं, ये भी स्पर्श है। तो इस तरह से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो चलिए देखते हैं, बी नंबर में 2 है, इसका मतलब बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल कहता है दो गोले के आयतन का अनुपात 64 और 27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो गोला है, मान लिया पहली गोला यानी ये पहला गोला है और ये दूसरे गोला, यानी दोनों आयतन है, यानी पहले गोले का आयतन ये है और दूसरे गोले का आयतन ये है। तो मान लिया जाए पहला गोला, मानेंगे क्या, ये बड़ा संख्या दिया, ये छोटा, इसका मतलब पहला जो गोला होगा वो बड़ा होगा दूसरे गोले की तुलना में। मान लिया जाए ये एक गोला है और एक गोला ये है। अब इसका आयतन कह रहा है 64 है, इसका आयतन 64 और इसका आयतन है 27, यानी दोनों के आयतन का अनुपात है 64 और 27। अब ये मान लिया जाए बड़ा है क्योंकि इसका आयतन भी बड़ा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी ये वाला बड़ा होगा इससे। अब इसको मान लेते हैं हम R1 और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R2। अब यानी पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन अगर करेंगे तो कहता है 64 अनुपात 27 आएगा। अब इस गोले का आयतन अगर हम देखें तो गोले का आयतन जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब पहले गोला यानी इसके लिए R1 के लिए तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r, तो इसके लिए r माने R1 तो R1 का क्यूब होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। कहा इन दोनों का अगर अनुपात करेंगे तो ये दोनों नंबर प्राप्त होगा। चलिए इन दोनों का अनुपात करते हैं, पहले इसी को लिखते हैं 4/3 पाई R1 का क्यूब बटा 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई कट गया तो हमारे पास बचा क्या, R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब, यानी R1 और R2 का मान, यानी R1 का क्यूब और R2 का क्यूब का मान ये दोनों है। यानी आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बच गया R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब वो कितना है 64/27। अनुपात का मतलब होता है बटे। अब आगे देखते जाएं। अब ये जो R1 है, R1 का क्यूब रहने दिए और ये R2 का क्यूब भी रहने दिए। आगे ये जो 64 है क्या हम इसे 4 और 27 को क्या हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं।
अब बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 3 बार गुना करेंगे 64 होगा, और 3 3 3 बार गुना करेंगे 27 होगा। अब ये जो R1 का क्यूब और R2 का क्यूब है, इन दोनों को भी हम अलग अलग क्यूब ना लिख के इसको अगर हम चाहें तो एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्यूब कटा, अब R1 का सीधा में 4 है, इसका मतलब R1 का मान 4 होगा, यानी ये त्रिज्या कितना हो गया 4, और ये वाला त्रिज्या यानी R2 का मान कितना हो गया 3। अब कह रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्या होगा। तो गोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 पाई r स्क्वायर, यानी इसका क्या हो जाएगा, चलो इसको मिटा देते हैं, R1 और R2 पता चल गया है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 6 पाई r स्क्वायर। अब इसमें R1 माने हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई R1 का स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो 6 पाई R2 का स्क्वायर। कह रहा है इन दोनों को अगर हम भाग दें तो देखिए क्या आता है। अब इन दोनों को अगर हम भाग दें तो ये हो जाएगा 6 पाई R1 का स्क्वायर और बटा 6 पाई R2 का स्क्वायर। ये सब कट गया, यानी 6 6 से कट गया, पाई पाई भी कट गया। अब हमारे पास जो बचा R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ R1 का मान कितना है 4, तो इस जगह पे 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर है, और नीचे में R2 का मान 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इन दोनों को अगर हम अनुपात में लिखें तो 16:9 होगा। हमारा जो आंसर होगा वो 16:9 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 16:9, ये रहा 16:9, यानी हमारा जो सही ऑप्शन है वो कितना है, सी नंबर है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा था। खैर चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।